गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपका टॉपिक राजनीतिक आधुनिकीकरण है और हमने पिछली कक्षा में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम आपका पढ़ाया था और उससे पहले डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत आपको बताया था कि डेविड ईस्टन ने अपने व्यवस्था सिद्धांत में जो है उसने किस प्रकार से निवेश और निर्गत के द्वारा जो है उसने अपने व्यवस्था सिद्धांत को पूरी तरह से जो है स्पष्ट रूप से उसे समझाया था। फिर आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम आपको बताया था कि आमंड ने किस प्रकार से संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को एक नए रूप में प्रतिपादित किया। अब आपके सिलेबस में जो है अगला टॉपिक है राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो देखिए आपका अगला टॉपिक है राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा जो है किस प्रकार से जो है राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर प्रक्रिया की जो है परिवर्तन की प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर अनवरत चलती रहती है और ये प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन के रूप में नए आयाम नए सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए ये जो है प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसमें राजनीतिक व्यवस्था अपने किसी निश्चित उद्देश्य व लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो है उस कामना के लिए ही ये जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो परंपरागत रूप से जो भी सिद्धांत हैं नियम हैं उन सिद्धांत नियमों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से जो है अपने स्वरूप में प्रचलित रूप में जो है पूर्व में प्रचलित जो है मानक मापदंडों के आधार पर चलती रहती है, लेकिन फिर इसमें जब समय परिस्थिति के अनुरूप इसमें बदलाव की जो है एक विशेष हमें मांग दिखाई देती है कि अब इसमें जो है बदलाव होना चाहिए क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि परिवर्तन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को समय और जो है परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर जो है परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन एक विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष लक्ष्य के लिए जो है ये परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से आधुनिक आयामों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो अपने परंपरागत स्वरूप में चल रही होती है उसमें कुछ जैसे मान लो चेंजेस होते हैं, कई बार आधारभूत परिवर्तन भी होते हैं और नए सिद्धांतों का जो है इसमें निर्माण होता है और राजनीतिक व्यवस्था नए स्वरूप में अपने निश्चित उद्देश्य और अपने निश्चित लक्ष्यों के लिए जो है वो अपने नए स्वरूप में आती है। तो देखिए इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और जिसमें राजनीतिक व्यवस्था अपने निश्चित लक्ष्य और अपने निश्चित उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। तो देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरे महायुद्ध के बाद में एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के अंत के कारण जो है नए स्वतंत्र राज्यों की क्या हुई स्थापना हुई और नए स्वतंत्र राज्य एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई और इन देशों में जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था अपने परंपरागत सामाजिक आर्थिक ढांचे के अनुरूप कार्य कर रही थी, लेकिन जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ तो उसकी समाप्ति के बाद में साम्राज्यवाद
उपनिवेशवाद का अंत हुआ और नए स्वतंत्र राज्यों का, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। और किस प्रकार से जो है ये नए नए स्वतंत्र राज्यों में हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था जो का परंपरागत स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो इसमें आधुनिकीकरण की जो है पूरी तरह से जो है इसमें परिवर्तन की लहर दौड़ी कि वो जिस प्रकार से एक विकसित और जो है अपने आप में पूर्ण रूप से जो है आधुनिकता से युक्त विकसित जो है राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा एक प्रकार से अवतरित हुई। और इसमें जो है जो भी विकासशील और अविकसित देश इसी दौड़ में लग गए कि वो विकसित समाज की जो है आधुनिकीकरण से युक्त उस राजनीतिक व्यवस्था के आयामों को जो है किस प्रकार से शीघ्र जो है उस लक्ष्य तक पहुंच सके। तो विकसित इसमें देखते हैं हम कि आधुनिकीकरण में कि जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो विकासशील और अविकसित जो भी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो विकसित जो है समाज की राजनीतिक व्यवस्थाओं के गुण को पूरी तरह से उनकी विशेषताओं को ग्रहण करने के लिए निरंतर जो है प्रयत्नशील रहती हैं कि एक विकासशील और अविकसित देश जो है किस प्रकार से अपने आप को विकसित राजनीतिक व्यवस्था वाला देश के उस आयाम तक पहुंच सके। तो इसमें जो है निरंतर जो है परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। और इसमें एक जो राजनीतिक व्यवस्था पुराने और परंपरागत ढांचे वाली जो राजनीतिक व्यवस्था है वो विकसित और जो है आधुनिकीकरण से युक्त जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उस विशेषताओं को जो है निरंतर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर जो है चलती रहती है। और इसमें हम देखते हैं कि विचारक जो कहते हैं कि जो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और बहुस्तरीय अवधारणा है। तो देखिए आधुनिकीकरण जो है सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है तो देखिए विद्वानों का मत है कि आधुनिकीकरण स्वयं में एक जटिल मिश्रित एवं बहुस्तरीय अवधारणा है। तो विचारकों का मत है कि आधुनिकीकरण जो है स्वयं में एक जटिल मिश्रित एवं बहुस्तरीय अवधारणा है। और आधुनिकीकरण जो है सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है। सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अविकसित तथा विकासशील देश जिसके द्वारा अविकसित तथा विकासशील देश
विकासशील अविकसित तथा जिसके द्वारा अविकसित तथा विकासशील देश अपने से विकासशील देश अपने से विकासशील देश अपने से अधिक विकसित देशों के अपने से अधिक विकसित देशों के संरचनात्मक अपने से अधिक विकसित देशों के संरचनात्मक लक्षणों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आधुनिकीकरण का हम जो है बहुत ही व्यापक इसका क्षेत्र मानते हैं। आधुनिकीकरण बहुत ही व्यापक अवधारणा है, एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है, जिसमें देखिए हम आधुनिकीकरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आधुनिकीकरण, चाहे से हम राजनीतिक व्यवस्था में देखें, हम समाज की सामाजिक अवस्था में देखें, आर्थिक अवस्था में देखें, तो ये समाज की विभिन्न अवस्थाएं हैं। उन विभिन्न अवस्थाओं में हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिकीकरण एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। तो देखिए, हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण बहुत ही व्यापक अवधारणा है, जिसमें हम किस प्रकार से देखते हैं कि जैसे हम आधुनिकीकरण की पहले बात करें कि आधुनिकीकरण क्या है। तो देखिए, आधुनिकीकरण में हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन क्या है। तो एक समाज की जो एक बहुत ही अलग तरह की, जैसे मान लो अलग अलग अवस्थाएं, समाज की अनेक उपव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक अवस्था या राजनीतिक व्यवस्था। तो इस प्रकार से समाज की अनेक विभिन्न तरह की विविध अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। तो ये समाज की सब ये उप व्यवस्थाएं हैं। तो आधुनिकीकरण, हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण सामाजिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अविकसित तथा विकासशील देश अपने से अधिक विकसित देशों के संरचनात्मक लक्षणों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। अब हम इसे धार्मिक संदर्भ में भी देख सकते हैं कि धार्मिक संदर्भ में ऐसे धार्मिक लक्षणों को प्राप्त किया जाए जो विकसित देशों ने प्राप्त कर रखे हैं। उसी प्रकार से हम आर्थिक क्षेत्र में देखें कि आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार से आर्थिक आधुनिकीकरण होता है। तो उसमें लक्ष्य क्या रहेगा हमारा, आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे आर्थिक आधार पर और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना उस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि विकसित, आर्थिक रूप से जो विकसित देश हैं उनकी व्यवस्थाओं को अपनाना। तो इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो है अपने से विकसित और विकास, अपने से जो है विकसित देशों के संरचनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा का इसमें प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। अभी तो हमने केवल एक सामान्य रूप से आधुनिकीकरण की परिभाषा आपको समझाई कि आधुनिकीकरण क्या चीज होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि अविकसित तथा विकासशील देश अपने से विकसित देशों के संरचनात्मक लक्षणों को प्राप्त करने की चेष्टा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और ये आधुनिकीकरण जो है एक बहुत ही व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है जो कि निरंतर चलने वाली, अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है।
तो देखिए अब हम देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण, अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण अर्थ एवं परिभाषा। राजनीतिक आधुनिकीकरण, अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है बहुत ही व्यापक अवधारणा है। तो देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण बहुस्तरीय, बहुस्तरीय, बहुस्तरीय एवं व्यापक अवधारणा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण बहुस्तरीय एवं व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है। और जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, राजनीतिक क्षेत्र में, जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में प्रकट होती है, जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में प्रकट होती है, तो इसे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण, तो इसे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। तो इसे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। तो इसे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। तो देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण बहुस्तरीय एवं व्यापक अवधारणा है। और जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में जब ये प्रकट होती है, तब इसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था का जो है सामाजिक व्यवस्था की ही क्या है, एक उपव्यवस्था है। हमने व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा था और उसमें आपको बताया था कि सामाजिक व्यवस्था की अन्य कई उपव्यवस्थाएं हैं, जिसमें से राजनीतिक व्यवस्था भी एक उपव्यवस्था है। जिस प्रकार से समाज में जो है आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इसी प्रकार से कई व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से समाज की एक उपव्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था। और जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में प्रकट होती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण बहुत ही व्यापक अवधारणा है। व्यापक इसलिए कि इसमें हम कई सारे लक्षणों और विशेषताओं को ग्रहण करने की क्षमता की बात करते हैं कि किस प्रकार से एक विकासशील देश जो होता है वो विकसित और किस प्रकार से जो है वो आधुनिकीकरण से युक्त देश की व्यवस्थाओं को, उसकी विशेषताओं को ग्रहण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि वो भी अपने आप को विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो होती है, इसमें हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है
और इसमें मुख्य जो है उद्देश्य क्या होता है कि विकसित और आधुनिकीकरण से युक्त जो भी देश हैं उनकी विशेषताओं को ग्रहण करना। जिस प्रकार से अमेरिका हम कहते हैं, अमेरिका, यूरोप के देश जो हैं बहुत ही विकसित देशों में इनका नाम लिया जाता है, विकसित देश है ये। तो इनकी जो है इनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को जो है प्राप्त करने के निरंतर विकासशील देश प्रयत्नशील रहते हैं कि हम भी जो है इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ भी जो है सुचारू रूप से जो है लागू हो और हमारे यहाँ भी प्रशासनिक व्यवस्था का जो ढांचा है वो विकसित देशों की तरह ही बिल्कुल जो है एक नए रूप में निरंतर जो है एक सुधारात्मक रूप में वो प्रयास के रूप में अनवरत जो है प्रयत्न करते रहते हैं कि उनके यहाँ भी जो है राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप बदला हुआ हो, उसमें नई पद्धतियां और किस प्रकार से नए आयामों को और एक विकसित देश के नए आयामों को जो है प्राप्त करने के लिए निरंतर जो है प्रयत्नशील रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है अब हम देखते हैं कि इसका जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ है कि जब कोई विकसित अथवा विकासशील राजनीतिक व्यवस्था, तो देखिए हम इसका अर्थ देखते हैं कि जब कोई अविकसित अथवा विकासशील, जब कोई अविकसित अथवा जब कोई अविकसित अथवा विकासशील, जब कोई अविकसित अथवा विकासशील, अविकसित अथवा विकासशील देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था स्वयं को अपने से अधिक विकसित, स्वयं को अपने से अधिक विकसित, स्वयं को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में, स्वयं को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित का मतलब होता है बदलना। स्वयं को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित करने का प्रयत्न करती है, रूपांतरित करने का प्रयत्न करती है, तो उसके इस क्रियात्मक प्रयत्न को राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, तो उसके इस क्रियात्मक प्रयत्न को राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसके इस क्रियात्मक प्रयत्न को राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं जब कोई अविकसित अथवा विकासशील देश की राजनीतिक व्यवस्था स्वयं को अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरित बदलने के लिए प्रयत्न करती है, तो उसके इस प्रयत्न को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि निरंतर जो है अनवरत चलती रहती है। क्योंकि हम देखते हैं विकसित देश अपने यहाँ पर नई नई व्यवस्थाओं को अपने यहाँ पर अपनाते हैं और विकासशील देशों में जो है पुरानी परंपराएं ही चल रही होती हैं, तो वो हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं
तो हम देखते हैं जब कोई राजनीतिक व्यवस्था का परंपरागत ढांचा चल रहा होता है और वो परंपरागत जो ढांचा जो है उसको त्याग कर राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था से संपन्न नई तकनीकों पर आधारित अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बनाती है, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है किस प्रकार से उसकी राजनीतिक व्यवस्था पुराने ढांचे को छोड़कर एक नए ढांचे को, एक नए स्वरूप को जो है ग्रहण करे, उसकी क्षमता के लिए निरंतर वो प्रयत्नशील रहती है। तो हम कहते हैं कि वहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें जो है एक देश किस प्रकार से विकसित देश की जो है राजनीतिक व्यवस्था में अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था में अपने देश से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था वाले देश की उस प्रयत्न में बदलने के लिए किस प्रकार से प्रयत्नशील रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अविकसित तथा विकासशील देश अपने से अधिक विकसित राजनीतिक व्यवस्था वाले देश में अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और उसके इस प्रयत्न को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जो कि निरंतर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्या है और हमने इसकी जो है किस प्रकार से परिभाषा आपको बताई कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। तो देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है एसपी हटिंगटन। तो देखिए, एसपी हटिंगटन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा दी है। तो एसपी हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण, एसपी हटिंगटन एसपी हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण, एसपी हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण एसपी हटिंगटन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है, एक बहुमुखी प्रक्रिया है, एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध जो है मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के, जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने से है, जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने से है, तो देखिए, एसपी हटिंगटन बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक विकास के बारे में अपने विचार को प्रतिपादित किए और विकास के साथ साथ पतन के भी इन्होंने कारण जो है बताए हैं कि राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन के क्या कारण हैं। तो एसपी हटिंगटन बहुत ही राजनीतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं, जिन्होंने ये कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन जो है करने से है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि हटिंगटन की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हटिंगटन की परिभाषा के अनुसार हम किस प्रकार से देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक
बहुत ही बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें सभी स्तरों में परिवर्तन की बात की गई है। तो देखिए, इसने हंटिंगटन ने बताया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण बहुमुखी प्रक्रिया है और इस बहुमुखी प्रक्रिया में जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने से है। तो हंटिंगटन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को एक बहुस्तरीय और बहुआयामी प्रक्रिया माना है जिसमें किस प्रकार से बौद्धिक चिंतन की बात की गई। मानवीय चिंतन का मतलब मानवीय विवेक में परिवर्तन की बात इसने स्वीकार की हंटिंगटन ने, और इसके साथ साथ ही सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी आयामों में परिवर्तन की बात जो है हंटिंगटन ने स्वीकार की है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुस्तरीय, एक बहुआयामी प्रक्रिया है और इसका जो है क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक व्यापक अवधारणा है, बहुस्तरीय अवधारणा है, इसके साथ साथ ही ये निरंतर और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।